नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा पहला सेगमेंट गुड मॉर्निंग स्वदेश और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार एशियाई बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। अगर शुरुआती देखें तो मिली जुली से शुरुआत यहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है एशियाई बाजारों में। शंघाई कमजोर खुला है। एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल 30 अंक ऊपर की शुरुआत यहां पर होते हुए देखने को मिल रही है। हैंग सेंग करीब 200 अंक नीचे है और निक्केई की अगर बात करेंगे तो यहां पर भी 180 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। करीब आधा % की कमजोरी के साथ एशियाई बाजारों की शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब मिली जुली से शुरुआत यहां पर है इस वक्त देखने को मिल रही है। इस पर आगे नजर बढ़ी रहेगी। लेकिन आज के बाजार कैसे रह सकते हैं इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। देखिए, शुक्रवार को जो हमने देखा था कि एक अच्छी शुरुआत हुई थी लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों में ही बैंक निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो नर्वसनेस थी बाजार में वो शुक्रवार के सेशन में भी बनी हुई थी। अब एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, फिर आगे भारतीय बाजारों पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा कमजोरी है। डाउ जोन्स 60 अंक फिसला है। वहीं अगर नैस्डैक की बात करेंगे तो वहां पर भी 200 अंकों की गिरावट देखी गई है। काफी सारी वजह थी जिसके वजह से हमने देखा कि ये गिरावट दर्ज हुई है। एक तो महंगे वैल्यूएशन की चिंता से हमने देखा कि टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी गिरावट थी यूएस के बाजारों में। दूसरा, जॉब रिपोर्ट्स जो आए हैं वो भी काफी कमजोर है। अगर बेरोजगारी दर देखेंगे अक्टूबर की तो 4.6% से घटकर इस बार जो आंकड़ा आया है वो 4.2% का आया है। और इसके अलावा नॉन फॉर्म पेरोल 2.1 लाख बढ़ा और हमारा जो अनुमान था वो 5 लाख के ऊपर का था। तो ये जो नंबर्स आए हैं ये काफी कमजोर हैं। तीसरा ये है कि ओमिक्रॉन को लेकर अब चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं ग्लोबली। हम देख रहे हैं कि यूरोप में तो प्रॉब्लम है ही, साउथ अफ्रीका में भी मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसी के साथ ही साथ अब अमेरिका के करीब 15 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पाए गए हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं मूड और माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में लगातार गिरावट बनी हुई है। सितंबर 2020 की अगर से बात करें तो डाउ में लगातार 4 हफ्ते की गिरावट दर्ज हुई है और 10 साल की यील्ड 1.35% पर पहुंच चुकी है। 31 सितंबर के बाद ये सबसे नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर एक बार हम आपको लेवल्स दिखाएं तो डाउ की बात करें तो 60 अंकों की गिरावट दर्ज हुई थी। नैस्डैक में करीब 300 अंकों की गिरावट हमने देखी थी और S&P 500 में भी करीब 40 अंकों की गिरावट थी। तो सितंबर 2020 की बात करेंगे तो ये जो गिरावट का दौर है ये पहली बार हम देख रहे हैं कि यूएस बाजारों में बना हुआ है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। तो क्रूड में तेजी है। ब्रेंट $71 के पार यहाँ पर निकल चुका है और वजह यह कि ब्रेंट क्रूड $71 के पार निकला। WTI क्रूड की अगर बात करेंगे यहाँ पर तो करीब $68 के करीब WTI क्रूड भी देखने को मिल रहा है। वजह यह कि ओपेक प्लस उत्पादन बढ़ाने के फैसले की समीक्षा कर सकता है। इस तरह के यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहे हैं और ओमिक्रॉन से मांग घटी तो फैसले की समीक्षा संभव है। यानी कि जो 4 जनवरी की जो बैठक होने वाली है उसके पहले भी एक समीक्षा हो सकती है कच्चे तेल पर। जनवरी से 4 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने पर फिलहाल अभी कायम है, लेकिन उसके पहले भी कुछ बैठक में यहाँ पर फैसला निकल कर आ सकता है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि क्रूड में एक हल्की स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है और इस वक्त $71 के पार ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। तो ये तो हाल हुए ग्लोबल बाजारों के जो संकेत मिल रहे हैं वो ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं हैं और ओमिक्रॉन को भी लेकर चिंता बरकरार है और अमेरिकी बाजारों में भी हम देख रहे हैं इसका दबाव देखने को मिल रहा है। एक बार नज़र डाल लेते हैं कि FIs और DIs की तरफ से किस तरह के संकेत थे। हमने देखा था कि शुक्रवार को तो ये जो बिकवाली का ट्रेंड था उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगाए, लेकिन फिर से देखिए एक बिकवाली का आंकड़ा आया है FIs की तरफ से और कैश मार्केट में इस बार 3000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली FIs करके गए। 3356 करोड़ की बिकवाली FIs ने कैश मार्केट में की। DIs ने कैश मार्केट में हालांकि खरीदारी की है, 1650 करोड़ की
खरीदारी देखी गई है। इंडेक्स फ्यूचर पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी बिकवाली का आंकड़ा है। ये आंकड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे थे कि इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से खरीदारी हो रही थी, लेकिन शुक्रवार को यहाँ पर भी बिकवाली ही देखी गई, करीब 2364 करोड़ की, और इंडेक्स ऑप्शन में 517 करोड़ की छोटी खरीदारी। यहाँ पर एक आंकड़ा जो है वो छोटा है, 517 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं इंडेक्स ऑप्शन में। तो इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे समझना चाहिए और इस सब का भारतीय बाजारों पर आज किस तरह से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, इस पर भी आगे बात कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। अब आज से समझना चाहेंगे, हम जब ग्लोबल मार्केट देख रहे थे और जिस तरह के एफआईआईज की बिकवाली का आंकड़ा आया, लगातार 13वां दिन हम देख रहे हैं कि बिकवाली हुई है। शुक्रवार को यह आंकड़ा थोड़ा संभला था, लेकिन अब देखिए फिर से 3000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली देखी जा रही है एफआईआईज की तरफ से। तो इन तमाम आंकड़ों को और प्लस ओमिक्रॉन को लेकर अब चिंताएं बढ़ रही हैं भारत में भी, ग्लोबली भी। तो इन तमाम आंकड़ों को अब आगे के लिए कैसे देखना चाहिए और भारतीय बाजारों में आप आगे किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, लास्ट वीक अगर बात करें तो इंडेक्स ने 1% के गेंस के साथ जरूर बंद किया, बट कहीं ना कहीं जो लास्ट सेशन था फ्राइडे के दिन, जहां पे कि सेलिंग प्रेशर रिज्यूम हुआ, उसने थोड़ा सा मूड जरूर खराब किया था। और वही हम देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू होते हुए आज के सेशन में भी, कंसिडरिंग कि ग्लोबल मार्केट्स के इंडिकेशन अच्छे नहीं हैं, एफआईआईज का डेटा कॉन्टिन्यूसली आउटफ्लोज की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, और जो नया वेरिएंट है उसकी वजह से जो न्यूज़ फ्लो है काफ़ी ज़्यादा है, और प्लस अभी तक क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे कि किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होंगी आने वाले टाइम में। तो ये सारे फैक्टर्स डेफिनेटली अब दोबारा से रिस्क अवर्स कर दिया है पार्टिसिपेंट्स को। और दूसरा बड़ा चैलेंज ये आएगा पूजा यहाँ पे कि डोमेस्टिक फैक्टर्स, जो कि लास्ट वीक थोड़ा सा जीडीपी डेटा इम्प्रूवमेंट की तरफ से जो दिखा था, उसने रिकवरी दी थी। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फैक्टर्स जो है इस वीक में, चाहे वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो आईआईपी सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा हो, ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे अगर थोड़ा सा रिलीफ मिलना है मार्केट को। बट ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आरबीआई इस टाइम पे, जिस टाइम पे कि यूएस फेड थोड़ा सा हॉकिश स्टांस में है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नई चीज निकल के आई है, तो किस तरीके से वो उस चीज को बैलेंस करते हैं, किस तरीके से वो इंटरेस्ट रेट का एक कमेंट्री देते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। बट इन सब के बीच में इंडिकेशन पूजा नेगेटिव साइड पे ज्यादा ही हैं, और इंडेक्स में जो कि अभी रिकवरी आई थी, दोबारा से मुझे लग रहा है कि एक बार को एक डिप के पॉसिबिलिटी दोबारा से है कि 16,700 तक के लेवल्स इस वीक में दोबारा हम रीटेस्ट करें। तो बट फॉर इंट्राडे मेरे हिसाब से 17,150 से लेकर 17,000 ये क्रिटिकल लेवल होंगे फॉर सपोर्ट, और रेजिस्टेंस साइड पे करीब 17,260 से लेकर 17,400 ये रेजिस्टेंस एरिया होगा फॉर द निफ्टी। वहीं बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो बैंकिंग में भी देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि रिलीफ थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा था, एचडीएफसी ट्विंस में वहाँ पे बाइंग दिखी थी, और बाकी सारे प्राइवेट बैंक मेजर्स में भी। बट अगेन फ्राइडे के दिन जिस तरीके से डिक्लाइन आया है, हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का दौर कंटिन्यू करे, और करीब 35,800 से लेकर 35,300 ध्यान रखिएगा कि ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है बैंक का, अगर उसके नीचे जाता है तो सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा खराब होगी। और रेजिस्टेंस के केस में 36,400 से लेकर 36,800 ये बैंक निफ्टी के लिए आज के रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, तो ये राय निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको दे दी गई है। इसके अलावा अजीत, आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चलें? देखिए पूजा, जिस तरीके से मार्केट में लास्ट वीक अगर आप नोटिस किया होगा तो केवल आईटी के अलावा बाकी सारे सेक्टर का कहीं ना कहीं मिक्स ट्रेंड था। आईटी में स्ट्रेंथ जरूर थी, बट जिस तरीके से अब इंडिकेशन है, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। एटलीस्ट आप आज का सेशन देखिए और नेगेटिव साइड पे रहिए, वो ज्यादा समझदारी होगी। बर्जर पेंट यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू करिए पूजा, और यहाँ पे अभी भी रूम है डाउन साइड पे, करीब के 705 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाए। तो बर्जर पेंट में आप शॉर्ट रिकमेंडेशन इनिशिएट कर सकते हैं 742 के स्टॉप के साथ। और वहीं पे मदरसन सुमी, यहाँ पे भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बन रही है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। एक छोटे से स्टॉप लॉस रहेगा करीब 220 का, वहां के लेवल के साथ आप शॉर्ट करेंगे 202 के टारगेट्स के लिए।
ओके ठीक है, तो ये दोनों ही कॉल्स में बिकवाली करने की राय आज के लिए दी जा रही है। थैंक यू अजीत सुबह सुबह जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको दायरा भी बता दिया है और बर्जर पेंट और मदरसन सुमी यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति जो आ रही है वो भी बिकवाली की तरफ है। इसके अलावा कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपको बता देते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज की राय है दोनों ही कॉल्स में खरीदारी करने की है। स्कॉट्स में खरीदारी करिए 1905 के लेवल्स के लिए और जिंदल पॉली में भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 1210 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1115 का। और निर्मल बैंक की तरफ से भी जो दो कॉल्स आ रही हैं वो भी खरीदारी करने की ही है। पूनावाला में खरीदारी करने की राय टारगेट 214 के दे रहे हैं और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी करने की राय 274 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 252 का। जो खरीदारी की ट्रेड है वो आप यहाँ पर संभल के लीजिए क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे यहाँ पर देखने को उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो इस लिहाज से आज रणनीति बताइए। तो मिक्स्ड व्यूज आ रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से भी अगर देखेंगे तो दो कॉल्स में बिकवाली और बाकी सब में खरीदारी करने की राय दी जा रही है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के लिहाज से आज एक्शन कैसा है ये भी समझ लेते हैं। मेरे साथ शरद जुड़ चुके हैं बताने के लिए। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले टेक महिंद्रा रहेगा फोकस में, आईटी के दिग्गज कंपनी, और इन्होंने जो है एक्टिविस कनेक्ट करके कंपनी है उसमें लगभग $62 मिलियन का 100% एक्विजिशन करेंगे। ये आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप जो मैनेजमेंट के जो पोर्टफोलियो है वो टेक महिंद्रा को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा लुपिन रहेगा फोकस में। लुपिन और बायोम ने एक एग्रीमेंट साइन की है जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी और मार्केटिंग रहेगी और उनके प्रोडक्ट का नाम है पेगीफिलग्राटिज्म। तो ये बेसिकली आपका केमोथेरेपी ये सारे रीजन्स में जो है ये प्रोडक्ट का यूजेज आएगा, तो एक इम्पॉर्टेंट जो है ट्रिगर रहेगा। टाटा मोटर्स भी रहेगा फोकस में और टाटा मोटर्स ने भी ऐलान करा है कि जो इनपुट कॉस्ट में बढ़त हो रही है तो जनवरी के महीने से उनके भी जो है प्राइसेस जो हाइक्स होने वाले हैं अक्रॉस मॉडल्स। और इवन आप रेनॉल्ट भी फॉलो करने वाले जो कि अनलिस्टेड स्पेस में हैं और होंडा भी हैं। हाल ही में आप देखा जाए तो मारुति सुजुकी, ऑडी और मर्सिडीज बेंज ने भी ऐलान कर दिया था कि प्राइस हाइक्स होंगे उनके मॉडल्स के जनवरी के महीने से। एरिस लाइफ साइंसेज भी रहेगा फोकस में और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है स्टॉक के लिए। सबसे पहला है कि जो कंपनी है इंडिया की इंसुलिन मार्केट में घुस रही है और बायोफार्मा मार्केट में घुस रही है। एक ओवरऑल जॉइंट वेंचर होने वाला है 70:30 एमजे बायोफार्म में। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए। ये स्मॉल कैप है, मिड कैप के एरिया पे आती है स्टॉक, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वीकेंड में। एनएमडीसी भी रहेगा फोकस में। उन्होंने अनाउंस किया इंटरिम डिविडेंड लगभग 9 रुपये प्रति शेयर का और जो डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो उन्होंने फिक्स किया है 15 दिसंबर के लिए। निप्पॉन लाइफ एएमसी के मैनेजमेंट ने कहा है कि लगभग 20% का ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेशंस रहेगा नए बिजनेस प्रीमियम से FY22 के लिए। और परसिस्टेंट सिस्टम्स जो है वो भी रहेगा फोकस में और क्योंकि HDFC म्यूचुअल फंड ने जो है थोड़ी सी एक डील हुई है जहाँ पे लगभग 16 लाख शेयर्स की बिकवाली हुई है और उनकी जो स्टेक है 7% से घट के 5% हो चुकी है। और आखिर में हम लोग बात करेंगे RSWM कंपनी की। कंपनी जो है अब निटेड फैब्रिक सेगमेंट में जाना चाहती है और कैपेक्स जो है लगभग 700 करोड़ रुपए रहेंगे अगले 2 से लेकर 3 साल तक। तो ओवर द वीकेंड बहुत अच्छे टाइप से बहुत पॉजिटिव काइंड ऑफ न्यूज़ आए हैं स्टॉक्स के लिए और मंडे में इनके रिएक्शन देखने होंगे। ठीक है, तो खबरें काफ़ी सारी हैं, पॉजिटिव हैं, ज़्यादातर स्मॉल कैप शेयरों से जुड़ी यहाँ पर हमें नज़र रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी सारी डिटेल्स देने के लिए। तो खबरों का एक्शन तो हमने आपको बताया, लेकिन आज से RBI की 3 दिवसीय MPC की बैठक भी शुरू होने वाली है और ऐसे में हमने ब्रोकर्स पोल कराया, बैंकिंग एनालिस्ट से भी कुछ बात की और उनसे जानना चाहा कि इस बार की पॉलिसी से क्या उम्मीद है। और ये पोल लेकर हमारे साथ इस वक्त अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर गुड मॉर्निंग, बताइए RBI की जो पॉलिसी आने वाली है उसमें किन किन फैक्टर्स पे ध्यान रखना है और हमारा पोल क्या कह रहा है। MPC किस तरीके की पॉलिसी अनाउंस करेगा इस बार उस पर नजर है, लेकिन उससे पहले हमने एक पोल किया है ये जानने के लिए कि आखिर क्या उम्मीदें हैं इस बार की RBI की पॉलिसी से। सबसे जो पहला सवाल है वो हमने पूछा कि रेपो रेट में क्या कोई बदलाव होगा, तो सभी रिस्पोंडेंट्स ने जवाब दिया कि कोई बदलाव नहीं होगा। इस बार का जो रेपो रेट है वो शायद 4% पर एज इट इज रखा जा सकता है। हमारा दूसरा सवाल था वो था रिवर्स रेपो रेट को लेकर, जिस पर काफी प्रतिक्रिया आई थी कि किस तरीके से RBI ये टूल यूज कर रहा है। यहां पर रिस्पोंडेंट्स ने 20% रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि शायद कोई बढ़त हो सकती है इस बार रिवर्स रेपो रेट में, और जो रास्ता है 3.75% तक ले जाने का वो शायद शुरू हो सकता है वापस से।
जो हमने तीसरा सवाल पूछा वो स्टांस को लेकर था कि किस तरीके का स्टांस रहेगा आरबीआई का, तो 100% रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि एकोमोडेटिव स्टांस है वो आरबीआई का कंटिन्यू रह सकता है। आपको याद होगा आरबीआई गवर्नर ने पहले भी क्लियर किया था कि जब तक जरूरत हो एकोमोडेटिव स्टांस आरबीआई कंटिन्यू करेगा। तो अगर हम सम अप करें तो इस बार की पॉलिसी से आखिर क्या उम्मीदें हैं? जो पहली उम्मीद वो यही है कि 9वीं बार लगातार किसी भी पॉलिसी रेट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ एकोमोडेटिव स्टांस भी इस बार कायम रहने की उम्मीद है। इसके अलावा जो जीडीपी का अनुमान है वो 9.5% पर ही रखने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ सामान्य स्थिति के लिए भी तैयारी हो सकती है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेट्स होता है, उस पर शायद कोई कमेंट्री आ सकती है आरबीआई की। जो फैक्टर्स टू वॉच इसके अलावा हैं वो हैं कि जो लेटेस्ट थ्रेट आया है ओमाइक्रॉन को लेकर, उस पर आरबीआई गवर्नर का क्या स्टेटमेंट है, किस तरीके का कॉशन देते हैं वो अपनी कमेंट्री में, उस पर नजर रहेगी। साथ ही साथ आर्थिक रिकवरी और महंगाई दर पर क्या कमेंट्री है, इस पर भी नजर रहेगी। आपको याद होगा कि पिछले महीने 4.5% का सीपीआई आया था, लेकिन वेजिटेबल प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है थोड़ी सी। साथ ही साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर आरबीआई की क्या तैयारी है, VRRR पर आरबीआई ने पहले भी अनाउंसमेंट किए थे, लेकिन अब देखना होगा कि आगे ही कदम क्या होंगे। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पर काफ़ी डिबेट रही थी। आरबीआई ने अपना रुख जरूर पहले ही जाहिर कर दिया था, लेकिन जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उस पर आरबीआई की क्या प्रोग्रेस है, ये इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में शायद देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑन रेगुलेटरी डेवलपमेंट जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ उस पर भी नजर रहेगी कि क्या महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होंगे वहां पर। ओके, थैंक यू अंकुर ये सारी डिटेल्स के लिए। चलिए समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन से स्टॉक्स हैं। ख्याति मेरे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए। ख्याति गुड मॉर्निंग, बताइए। सबसे पहले तो देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर सीएलएसए ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 1100 रुपये का। सीईओ ने कहा जो एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट था वो सीईओ के लिए, कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज रहा और डिजिटल पुश से भी मिल रहा है कंपनी को फायदा। कंपनी सीएलएसए की टॉप पिक रहेगी। इसके अलावा नोमुरा ने हनीवेल पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 47,792 का। H1 FY22 की बात करें तो चिप शॉर्टेज और इन्फ्लेशन की वजह से बहुत खराब असर आया था कंपनी में, लेकिन अब से ऑर्डरिंग आउटलुक बहुत ही मजबूत हो रहा है। फिर देखते हैं बोफा सिक्योरिटीज ने एसबीआई कार्ड्स पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 1315 रुपये का। अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग में बहुत बढ़त रही और अगर स्पेंड पर कार्ड को देखिए तो प्री कोविड लेवल से 14.9% ऊपर रहा। आखिरी में देखते हैं बोफा सिक्योरिटीज ने महिंद्रा फाइनेंस पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 225 रुपये का। इसके डिसबर्समेंट्स 17% YOY इम्प्रूव हुए और सीई भी इम्प्रूव होकर 94% पहुंचे। ओके, ठीक है। तो ये ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स हैं जो कि हमने आपको बताई। बहुत बहुत शुक्रिया खाती ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब आपको बता देते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज क्या करना चाहिए। हमारे पास रवि देओरा की रिकमेंडेशंस भी आई हैं, जिसमें कि वो कच्चे तेल में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। कच्चे तेल में खरीदारी करिए 5020 के लेवल्स पे। टारगेट होगा 5130 का। स्टॉप लॉस होगा 4978 का। और जो अगला कॉल आ रहा है उनका वो है एल्यूमिनियम पर। वो भी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 210 के लेवल्स पर खरीदारी करिए। टारगेट होगा 215 रुपये 80 पैसे का। और स्टॉप लॉस ये दे रहे हैं 207 206 का स्टॉप लॉस ये दे रहे हैं। तो क्रूड और एल्यूमिनियम दोनों में ही आज खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। चलिए फिलहाल गुड मॉर्निंग स्वदेश में